वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेट परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं ईएमएफटी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ा था और लास्ट फैराडेज लॉ या फिर मोशनल ईएमएफ का एक न्यूमेरिकल भी देखा था, जिसमें सॉल्व नहीं करा था, बस जितना आता है निकालने के लिए वो एंड तक निकाल के दे देती, सिर्फ कैलसी से आपको आगे का पार्ट सॉल्व करना था। आज के लेक्चर में हम क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसका एक न्यूमेरिकल करते हैं और मैक्सवेल्स इक्वेशन आगे का पोर्शन को कवर करते हैं। कौन सी यूनिट हम पढ़ रहे हैं? वेव्स एंड एप्लीकेशन, या कहीं कहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टर्म में भी लिखा रहता है और उसकी एप्लीकेशंस के टर्म में ये लिखा हुआ रहता है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ी थी? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। हमने डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी निकाल ली थी? यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट करंट थी वो हमारी कितनी निकली थी? इसी तरीके से तो निकली थी। और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी JD, दोनों चीज हमने निकाली थी ना, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी भी निकाली थी और हमने किसकी वैल्यू भी निकाली थी? डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी निकाली थी। डिस्प्लेसमेंट करंट की डेंसिटी हमारी कितनी निकली थी और डिस्प्लेसमेंट करंट हमारी कितनी निकली थी? दोनों वैल्यू क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी निकल के आ गई थी वैल्यू किसकी? एक डिस्प्लेसमेंट करंट की और एक डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की। डिस्प्लेसमेंट करंट की और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की। तो ये वैल्यू जो थी वो किसकी थी? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की। तभी तो फॉर्मूला निकल के, मतलब यूनिट निकल के आई थी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डी को क्या लिख सकते हैं हम? डी की जो वैल्यू आई थी डेल डॉट डी, वो कहाँ से आई थी? डेल डॉट डी क्यू रख के आई थी ना, तो यहीं से हमारी यूनिट भी इसकी आती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम इसे क्यू अपॉन ए की टर्म में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जेडी इज इक्वल्स टू, तो हमारा आ गया था डेल डी अपॉन डेल टी, कंपेयर करके, आई बराबर कंपेयर करके। और आई हम कितना लिख सकते हैं? आई भी हम इसी फॉर्मूले से डेल डी अपॉन डेल टी डॉट डी एस। आई के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है ना, क्योंकि आई बराबर क्या होता है? जे डी डॉट डी एस होता है। जे हमारा होता है डेल डी अपॉन डेल टी। इस तरीके से आई थी ना आई तो हमारी। ठीक है, फिर हमने कंपेयर कर लिया था जे 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 को, तो जे हमारे कितने निकल के आया था? डेल डी अपॉन डेल टी निकल के आ गया था। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट और डेंसिटी आई थी। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में सुनो, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है कि हाँ हमारी यहाँ ये ऐसे फ्लो होती है, इसे फ्लो होते हुए देख सकते हैं जैसे नॉर्मल करंट होती है। नहीं है, ये भी कंडक्शन की तरह, करंट की तरह ही। इसका मतलब यहाँ भी ये जो करंट फ्लो करा रही है, तो ये भी, इसका भी जो एग्जिस्टेंस है वो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही हो रहा है जिन इलेक्ट्रॉनों की वजह से नॉर्मल हमारी कंडक्शन करंट फ्लो करती है। इसीलिए मैंने जब लास्ट फॉर्मूले में लिखा था ना एस डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड, आई एनक्लोज्ड को कंडक्शन करंट लिख दिया था। तो कंडक्शन करंट जो कंडक्ट कर रही है करंट, उसी पे ही तो एम्पियर्स लॉ लगाया था और यहाँ भी हमने एम्पियर्स लॉ लगाया था और उसी के हिसाब से आई बराबर लिखा था। तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी जो करंट है वो भी हमारी किसकी वजह से फ्लो हो रही है? नॉर्मल करंट जो हमारी इलेक्ट्रॉनों की वजह से फ्लो होती है, उसी की वजह से ही हमारी कौन सी करंट भी फ्लो हो रही है? डिस्प्लेसमेंट करंट भी फ्लो हो रही है। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है एक्चुअली में हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन नहीं दे सकते। कि नॉर्मल अगर कोई डेफिनेशन कहे कि डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन बताओ, तो आप नॉर्मल करंट की डेफिनेशन बता दो, इट इज डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट विच फ्लोज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कह सकते, वो हमारी नॉर्मल करंट होती है, कंडक्शन करंट जिसे बोलते हो, ये नॉर्मल करंट की डेफिनेशन होती है। पर इसका जो एग्जिस्टेंस है, ये हमारी नॉर्मल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमने एक बनाई है ये करंट। ये नॉर्मली तो हम यही नहीं कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या कर रही है, हमारी एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा कह ही नहीं सकते। ठीक है, फिजिकली हमारी ये कोई करंट नहीं होती है, ना ही इसे हम एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट कह सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा, जब किसी डाइलेक्ट्रिक में या कैपेसिटर के अक्रॉस कोई सरफेस रखी तो उसमें कोई ना कोई करंट एक फ्लो होती है, क्योंकि डेल क्रॉस एच की वैल्यू वहां जीरो नहीं निकल सकती है। उस वजह से हम कहते हैं कि ये भी नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट फ्लो हो रही है, ये भी किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही सरफेस पे क्या आ रही है, इस करंट की वैल्यू आ रही है।
अब जब हमने देखा कि कोई परफेक्ट कंडक्टर ले लिया, परफेक्ट कंडक्टर, तो परफेक्ट कंडक्टर के केस में कोई डिस्प्लेसमेंट करंट वहां पे नहीं आती, वहां पे सिर्फ कौन सी करंट होती है, हमारी कंडक्शन करंट होती है, नॉर्मल आई करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे हम बोलते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक का मतलब सिर्फ डाइलेक्ट्रिक है, कोई मेटल नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं है, उस केस में हमारी कोई कंडक्शन करंट फ्लो नहीं होती, वहां सिर्फ कौन सी करंट होगी, वहां होती है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो कंप्लीटली देखी जाती है वो परफेक्ट कंडक्टर में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगी, कंडक्शन जीरो होगी, परफेक्ट कंडक्टर में सिर्फ कंडक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। लेकिन हमारी कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती ना, हम किसी को भी आइडियल नहीं मानते ना, आइडियल मान के सॉल्यूशन करती हैं, लेकिन किसी भी चीज को हम आइडियल नहीं मानते, परफेक्ट नहीं मानते। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि हम किसी भी चीज को यहाँ भी क्या नहीं मानते, परफेक्ट कंडक्टर या परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक नहीं मानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी मटेरियल्स हम देख रहे हैं या जितने भी मटेरियल्स हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारी दोनों करंट होती है, कंडक्शन करंट भी होती है और डिस्प्लेसमेंट करंट भी होती है। और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैसी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट, करंट बिटवीन करंट बिटवीन टू प्लेट्स और इन द डाइलेक्ट्रिक भी हम डेफिनेशन कह सकते हैं, या करंट फ्लोइंग बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज आल्सो कॉल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, कहीं कहीं पे हम क्या पढ़ते हैं, कैपेसिटर के बीच में फ्लो होने वाली करंट डिस्प्लेसमेंट होती है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है, और डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे जो करंट फ्लो होती है वो हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक जहां पर लगा है, साइड में तो मेटल की प्लेट भी तो है, तो मेटल में कंडक्टिंग सरफेस है या साइड में वायर लग रहा है, उसमें कौन सी करंट होगी, कंडक्शन करंट होगी। इसीलिए हम कहते हैं नॉर्मल जो मटेरियल होते हैं परफेक्टली ना डाइलेक्ट्रिक होते हैं ना परफेक्ट कंडक्टर होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कंडक्टर है, कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक का पार्ट होता है। इसीलिए हमारी चाहे डिस्प्लेसमेंट करंट है या कंडक्शन करंट है, वो हर मटेरियल में दोनों करंट फ्लो करती हैं। अब हमारा जैसे चैप्टर का नाम है वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनका जो बेस है, बेसिस है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम जनरेशन कहते हैं, उसमें भी हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आती है, बहुत ज़्यादा वर्क काम में आती है। डिस्प्लेसमेंट करंट को मानते हुए हम ईएमएफ वेव को भी क्या कर देते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, तो ये हमने ईएमएफ वेव के बारे में बताया, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, किसे हम कहते हैं, कहाँ हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती। हाँ, ये भी हम कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो प्रोपोर्शनल किसके हैं, देखो जेडी इज इक्वल्स टू डेल डी अपॉन डेल टी के प्रोपोर्शनल है। डी हमारी क्या है, डेंसिटी है, और डी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन डॉट ई होता है। ठीक है, और ई बराबर क्या होता है, एसी के केस में अगर ई बराबर देखें तो एम साइन ओमेगा टी होता है, डीसी के केस में ई देखें तो ई की कोई कांस्टेंट वैल्यू हमारी वहां पर होती है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लो है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं, जीरो के केस की बात नहीं चल रही, सिर्फ लो और हाई के केस की बात चल रही है, तो हम क्या बताते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो हमारी प्रोपोर्शनल होती है किसके, ओमेगा के। ये चीज आप लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी हमारी क्या होती है, बहुत लो होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी हमारी क्या होती है, लो होती है। सही है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी हमारी क्या होती है, लो होती है, या डिस्प्लेसमेंट करंट भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, ओमेगा हमारा क्या हो गया, मान लो लो हो गया, या ओमेगा हमारा क्या हो गया, यहाँ मान लो हाई हो गया, तो हम क्या भी बोल देते हैं, बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे, चलो ये वाला पॉइंट बाद में लिखूंगी, पहले ये वाला पॉइंट लिख लो, एट लो फ्रीक्वेंसी, एट लो फ्रीक्वेंसी, इस रूल से भी लिख सकते हो जो मैंने लिखवाया था, एट लो फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट करंट इज नेग्लेक्टेड as compared to conduction current। देखो जब बहुत लो फ्रीक्वेंसी होगी इसका मतलब उस पाथ में कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, और ये भी कह सकते हैं वो एक तरीके से प्योरली कंडक्टर के केस में जा रहा है। और क्या कहा था, जब भी प्योर कंडक्टर होगा या परफेक्ट कंडक्टर बॉडी होगी वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, होगी नहीं परफेक्ट में। लेकिन बहुत अच्छा कंडक्टर हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो जीरो है, उस केस में
हम क्या मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत ही कम होती है, इतनी कम होती है कि उसे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किसकी कंपेयर में, कंडक्शन करंट की कंपेयर में। इसलिए हम कहते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी पे आईडी को क्या करा जा सकता है, नेग्लेक्ट करा जा सकता है। दूसरा ये भी बता सकते हैं, जैसे मैंने कहा था ना, आईडी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ओमेगा हमारा कहाँ से आया, क्योंकि हम कह सकते हैं आईडी प्रोपोर्शनल किसके है, जे डॉट डी एस के हैं, और जे के है, और जे हमारा प्रोपोर्शनल है डी के। डी होता है एप्सिलॉन डॉट ई के। ई हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, एसी का केस अगर है तो ईएम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो जो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी उसमें ओमेगा ही तो चेंज होता है, और ओमेगा हमारा किसकी टर्म है, फ्रीक्वेंसी की टर्म है। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे कम होगी आईडी की वैल्यू कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आईडी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी कैसी होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज हमने क्या कर दी, यहाँ से एक डिफाइन कर दी कि डिस्प्लेसमेंट करंट और फ्रीक्वेंसी में हमारा क्या रिलेशन होता है या कैसे इसकी वैल्यू होती है। अब एक डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, कोई अगर आया हुआ है, नहीं भी आया हुआ है तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सवेल्स की इक्वेशन देखेंगे। किसमें, ये हमारा क्या चल रहा है, टाइम वेरिंग। टाइम वेरिंग देखो हर जगह डेल बाय डेल टी आ रहा है। टाइम वेरिंग में हमने मॉडिफाइड भी कर लिया अपना एमपीएस का लो। तो टाइम वेरिंग में हम मैक्सवेल्स की इक्वेशन में क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, यहाँ इक्वेशन हमने एक पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में। अब अगर टाइम वेरिंग फील्ड आ जाए तो भी इक्वेशन वही रहेंगी या कुछ चेंज आएगा, या कौन सी वही रहेगी किसमें चेंज आएगा, वो भी हम इस लेक्चर में देख लेंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर देखते हैं। तो न्यूमेरिकल हमारा है देखते हैं कोई न्यूमेरिकल हम पे है या नहीं है। देखो एक न्यूमेरिकल है हम पे, देखो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a plate area of 5 centimeter square and a plate separation of 3 mm। एरिया हमें कितना दे दिया, कितना एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेकेंड, तो एरिया हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ए या एस कुछ भी लिख दो, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जब फॉर्मूला लिखोगे जे डॉट डी एस होता है ना, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 3 mm। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं और ये सारी चीजें दे दी। आगे क्या कहा है, हैज अ वोल्टेज 50 साइन 10 क्यूब टी। वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे दी, हैज अ वोल्टेज 50 साइन 10 की पावर 3 इंटू टी वोल्ट applied to its plates। Calculate the displacement current assuming epsilon is 4 epsilon naught। assuming क्या निकालने को क्या इन्होंने, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालो और assume करो, assuming epsilon is 4 epsilon naught, ये हमें कह दिया है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट करंट में हमें क्या निकालना है, डेल डी अपॉन डेल टी निकालना है ना, इंटू डी एस कर देना है, यही तो है डिस्प्लेसमेंट करंट, डेल डी अपॉन डेल टी इंटू डी एस। डी की वैल्यू यहाँ निकालनी है, जबकि हमें दिया क्या है, ए दिया है, डी दिया है, वी दिया है। यहाँ तो इस सबको मीटर में बदल लो, एक सी यूनिट कर लेते हैं हम, जैसे सेंटीमीटर है इसे भी अगर मीटर में करा तो 10 की पावर -4 आ गया ना, क्योंकि स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 लिखते हैं, और 2 है तो 4 लिख दिया। mm है 3 इंटू, ठीक है, सब मीटर में कर दिया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है। डी बराबर क्या होता है, अगर याद हो, डी बराबर एप्सिलॉन इंटू ई पढ़ा था, क्योंकि डी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होता है। ये सब बच्चों ने फॉर्मूला पीछे वाली क्लास में पढ़ा है कि डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन इंटू ई होता है। ई बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ई इज इक्वल्स टू, ये भी पढ़ा था सबने, ई इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल डी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा
डी पोटेंशियल की टर्म में जो लिखते हैं, तो ये हम कितना लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी। किसका साइन भी आता है, माइनस का साइन भी आता है, लेकिन जो माइनस साइन होता है वो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये इसका क्या रहता है, अपोजिट रहता है। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करेगा उस डायरेक्शन में ई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, डी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास वी भी है, एप्सिलॉन भी है, और मेरे पास किसकी वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी यहाँ पर है। तो मैं इजीली यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। लेकिन सारे फॉर्मूले अगर हम साथ में ही बना लें सारे, तो सब ये सारी वैल्यू इकट्ठी रख देंगे, ठीक है। सिर्फ मुझे डी थोड़ी निकालना है, मुझे तो क्या निकालना है, डेल डी अपॉन डेल टी डॉट डी एस। मुझे इतनी सारी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लिखती हूँ जे डी, क्योंकि बिकॉज जे डी इज इक्वल्स टू डेल डी अपॉन डेल टी, और डेल डी अपॉन डेल टी ये है। तो यहाँ से मैं कितना लिख सकती हूँ, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, सॉरी एप्सिलॉन, इन्होंने एप्सिलॉन दिया है ना, तो एप्सिलॉन ही लिखना पड़ेगा। क्या एक 2 बार क्यों लिखा था कुछ, सही, एप्सिलॉन वी बाय डी। तो एप्सिलॉन बाय डी कांस्टेंट है, इसे मैंने कहाँ लिख लिया, बाहर लिख लिया, डेल वी अपॉन डेल टी। देखो वी किस में दे रखा है, साइन में दे रखा है, तो डेल वी अपॉन डेल टी से इसकी वैल्यू क्या भी हो जाएगी, चेंज भी यहाँ पर हो जाएगी। निकालनी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट आई इज इक्वल्स टू जे डी डॉट एस। इंटीग्रेशन का कोई साइन नहीं बना रहे ना, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा इतने पे दो निकालो, इतने पे निकालो, आई डी डॉट एस। तो बस ये वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लो। आई डी इज इक्वल्स टू जे डी एप्सिलॉन अपॉन डी डॉट एस, एरिया भी क्या है, फिक्स है, डेल वी अपॉन डेल टी। ये करना है, वैल्यू पुट कर दो। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी गई है, 4 एप्सिलॉन नॉट, डी की वैल्यू कितनी है 3, और एरिया है 5। डी की वैल्यू है 3 mm, डेल वी अपॉन एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डेल वी अपॉन डेल टी है डेल अपॉन डेल टी, कितना साइन था, 50 साइन, 50 साइन 10 की पावर 3 t। 4 इंटू एप्सिलॉन कितना होता है 8.85 10 की पावर माइनस 12 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। डेल बाई डी टी, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करो, 50 साइन 10 क्यूब, साइन 1000 टी है, तो जो भी साथ में होता है वहाँ वो कहाँ पे जाता है, डिफरेंशियल में आगे जाता है, इंटू 10 की पावर 3 साइन का कॉस 10 क्यूब टी। ये हमारी क्या आ गई, निकल के वैल्यू आ गई किसकी, डिस्प्लेसमेंट करंट की। बस इसे क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू निकल के आ जाएगी। एम्पियर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, एम्पियर यूनिट इसकी लिख लेना। तो सभी बच्चे क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, इन मटीरियल फॉर विच सिग्मा इज 5 सीमेंस पर मीटर। हमें किसकी वैल्यू दे दी, सिग्मा की वैल्यू दे दी, सिग्मा इज 5 सीमेंस पर मीटर। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी, लिखा ही सिग्मा है। अगर कंडक्टिविटी लिखते तो मैं भी कंडक्टिविटी बोलती, लेकिन इन्होंने लिखा ही सिग्मा है, इसलिए मैंने भी सिग्मा ही बोला है। लेट गिवन सिग्मा इज 5 सीमेंस पर मीटर। तो यूनिट से याद रखे करो, कई बार अगर कोई चीज याद नहीं होती है, सीमेंस में देखिए अच्छा कंडक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। तो सिग्मा इज 5 सीमेंस पर मीटर in material for which sigma is 5 siemens per meter and epsilon r is 1. Epsilon r is 1.
द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ई इज 250 साइन 10 की पावर 10 t वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 250 साइन 10 की पावर 10 t पर मीटर। देखो यही है ना, 250 बोला होगा, 250 साइन 10 की पावर 10 t, ठीक है। फाइंड कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटीज। अब डेंसिटी पूछी है, एंड द फ्रीक्वेंसी एट विच बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, और हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है जिसपे दोनों की मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, बराबर होता है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले कंडक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं। कंडक्शन क्या क्या निकालना है, कंडक्शन करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जिसपे ये दोनों क्या है, इक्वल है। कंडक्शन करंट डेंसिटी, सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जेसी इज इक्वल्स टू क्या होता है। सबसे पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर, उसमें हमने कंडक्शन करंट या करंट डेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा के टर्म में भी बताया था। रो के टर्म में भी होता है, किसके टर्म में भी होता है, सिग्मा के टर्म में भी होता है। तो कितना होता है, सिग्मा इंटू ई। कहाँ बताया था, जब पॉइंट फॉर्म में निकलवाया था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है पॉइंट फॉर्म में, तो वहां पर वो इसी से ही निकलता है। जेसी इज इक्वल्स टू कितना लिखते हैं, सिग्मा डॉट ई से ही निकलता है। वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। वी इज इक्वल्स टू आई आई, या आर बराबर वी अपॉन, सॉरी आई बराबर वी अपॉन आर होता है। तो आई तो हो गया, ये वी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। आर का उल्टा, आर होता है हमारा किसमें, रेजिस्टेंस में, ये किसमें है, कंडक्टिविटी में। आर नीचे आता है इसलिए कंडक्टिविटी वाली टर्म कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। तो जेसी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा डॉट ई। तो जेसी की वैल्यू निकाल लो, निकल गई कंडक्शन करंट डेंसिटी। सिग्मा कितना है 5, ई कितना है 5 इंटू ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आ गई। अब है डिस्प्लेसमेंट करंट, वो हमने अभी अभी निकाली थी, पूरा नहीं लिख रही अब मैं, फर्स्ट सेकंड। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जेडी, जेडी हमने अभी अभी क्या निकाली थी, डेल डी अपॉन डेल टी। डी बराबर एप्सिलॉन इंटू ये, एप्सिलॉन कितना दिया है 1, तो एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर 1 है क्योंकि एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। डेल ई अपॉन डेल टी, डेल ई कितना है, इतना है, इसका इंटीग्रेशन कर दो 250 इंटू 10 की पावर 10, डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रेशन बोल दिया। साइन का क्या होगा, कॉस 10 की पावर 10 टी, ठीक है। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, जेडी की आ गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में। अब नेक्स्ट चीज क्या निकालने को कही थी इन्होंने, फ्रीक्वेंसी। इन्होंने अगली कहा है कि वो फ्रीक्वेंसी निकालो जिसपे इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वैल्यू इन्होंने निकालने को कही है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट भी निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी भी यहाँ पर निकाल ली। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी हमारी कितनी निकल के आ गई, जो भी दोनों हमने सॉल्व करे हैं वो। अब कहा है कि वो वैल्यू निकालो फ्रीक्वेंसी की जिसपे ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये हमारे किस वैल्यू पे बराबर होते हैं। तो हमें इनकी इक्वेशन की वैल्यूज को क्या भी रखना पड़ेगा, इक्वल भी रखना पड़ेगा। हमें यहाँ कौन सी टर्म लानी पड़ेगी, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी की टर्म यहाँ पर हमें लानी पड़ेगी। तो बस हम यहाँ से उठा के किसकी टर्म ले आते हैं, जेडी इज इक्वल्स टू कौन सी टर्म लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी की टर्म यहाँ पर लाके लिख लेते हैं। अच्छा इसमें ना फ्रीक्वेंसी वाला या तो छोड़ दो या मैं करा दूंगी, किसी को समझ में नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है यहाँ पर सिग्मा, ओमेगा और एप्सिलॉन, इनके बीच में क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अभी आगे जब पढ़ोगे ना डेप्थ वाले फॉर्मूले, मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में, तो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आएगा, वो रखना पड़ता है। अब वो फॉर्मूला या तो पहले यहाँ निकाल के दिखाना पड़ेगा, तब किसी को आएगा, डायरेक्ट वो फॉर्मूला नहीं आने का। तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट छोड़ दो, फ्रीक्वेंसी वाले में डायरेक्ट क्या लग जाएगा,
फॉर्मूला लग जाएगा, इसलिए वो यहाँ पर अभी करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट छोड़ दो। ये जो हमारा कौन सा पार्ट है, एफ बराबर वाला पार्ट है, इस पार्ट को अभी क्या कर दो, यहाँ पर छोड़ दो, आगे कर लेना। फिर भी अगर किसी बच्चे को करना है, चाहे मतलब यहाँ लिख लो करना इसे आगे, तो क्या फॉर्मूला होता है एक हमारा, ओमेगा डॉट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू सिग्मा, ये फॉर्मूला होता है ओमेगा डॉट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू सिग्मा ईएम वेव के लिए। ओमेगा 2 पाई एफ रख देते हैं, एप्सिलॉन सिग्मा। तो बस ये फॉर्मूला यहाँ तो रटना पड़ेगा, अभी के लिए आप इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, रट सकते हो, वरना इस फॉर्मूले को अभी छोड़ दो, इसको क्या कर लेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आया कहाँ से, वो भी चीज हम क्या देखेंगे, आगे ही देखेंगे, ठीक है। करंट डेंसिटी और इस वाली डेंसिटी को क्या रखना पड़ता है, बराबर रखना पड़ता है। जेडी इज इक्वल्स टू, और ये वाली इक्वेशन क्या रखनी पड़ती है, बराबर। फिर बराबर रख के काट पीट के हम क्या निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला निकाल लेते हैं। चाहे अच्छे यहाँ देख भी लो, ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या रखो, बराबर रखो, इसको और इसको। आगे करने की जगह यहीं करके देख लेते हैं। एट विच फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, ये का है ना, ये आगे। अब इसमें डी बाई डी टी, ई में कौन सी चीज वेरी करती है, जो ई में वेरी करता है, यहाँ पर कौन सी चीज ई में वेरी करती है, फ्रीक्वेंसी ना। हम वही तो निकाल लें किस फ्रीक्वेंसी पे, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी वाली टर्म क्या करेगी, वेरी करेगी। फ्रीक्वेंसी वाली टर्म क्या होती है, ओमेगा होती है। तो ओमेगा वाली चीज को हम क्या करते हैं, हर बार देखो 10 की पावर 10 बाहर आ जा रहा है ना, 10 की पावर 10, ये कांस्टेंट वाली चीज कहाँ जा रही है, बाहर। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है बाकी तो वही आ रहा है, डिफरेंशियल करने पर क्या चीज बाहर आ जा रही है, ओमेगा बाहर आ जा रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा डॉट ई। अभी शॉर्टकट के लिए बस ऐसे ही समझा दिया है, ई से ई कैंसिल, ये यहाँ पर कर भी दिया शॉर्टकट में कि इसमें 2 स्टेप में इस तरीके से हम कर सकते हैं। बस यहाँ 2 पाई एफ की वैल्यू रखो, एफ बराबर सिग्मा कितना था, 5 अपॉन 2 पाई हर्ट्ज, लो हो भी गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक। अब ये न्यूमेरिकल हमने किसके कर लिए, करंट डेंसिटी के कर लिए। एक न्यूमेरिकल मैं बोलती हूँ, करके नहीं दिखाऊंगी, वो आपको खुद करना है, उसके बाद हम मैक्सवेल्स इक्वेशन पे अपने टॉपिक पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अब एक इक्वेशन, एक न्यूमेरिकल मैं बता देती हूँ क्या है। अ कोएक्सियल कैपेसिटर विद इनर रेडियस 5 mm, आउटर रेडियस 6 mm, एक कोएक्सियल वाला कैपेसिटर दे दिया, एंड लेंथ इज 500 mm, हैज अ डाइलेक्ट्रिक फॉर विच ER की वैल्यू दे दी 6.7, अप्लाइड वोल्टेज दे दी 250 sin 370, डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंपेयर इट विद कंडक्शन करंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट की क्या निकालनी है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, और ये देखना है दोनों अलग अलग आती हैं, बराबर आती है, कितनी आती है, ये चीज हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। बस आपको क्या करना है, ID बराबर डिस्प्लेसमेंट करंट में ID बराबर फॉर्मूला निकालना है JD डॉट DS, जो ID का फॉर्मूला होता है, और फिर JD को लिखना है डेल D अपॉन डेल T। फिर D की फॉर्मूला यहाँ पर निकालना है, D का जो हमने कैपेसिटर पे पढ़ाया था, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी निकाली थी तो कोएक्सियल केबल वाली निकाली थी, बस D का हमें क्या करना है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। D बराबर क्या फॉर्मूला हमने निकाला था, हमने D बराबर फॉर्मूला निकाला था Q अपॉन 2 पाई रो L, क्या निकाला था फॉर्मूला, D बराबर Q अपॉन 2 पाई रो L निकाला था ना। बस इस वाले फॉर्मूले को लगा के हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। कोई कहेगा कैपेसिटेंस की भी अगर वैल्यू दी हो, मान लो वोल्टेज की दी थी, तो Q बराबर CV भी होता है। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, D की वैल्यू यहाँ से हमारे को अच्छे खासे मिल जाती है।
ठीक है। या कैपेसिटर का डायरेक्ट सी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें नीड किसकी है, डी की यहाँ पर नीड है, तो डी की वैल्यू से हम ये निकाल लेते हैं। तो बस डी का फॉर्मूला एक रिमाइंडर करा दिया। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो भी हम कर सकते हैं, इस टाइप का वैसे क्वेश्चन आता नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन। ये हमने पहले भी कर चुके हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर टाइम वेरिंग फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे लिखा सकता है, वेरिंग फील्ड। ठीक है। अब हमारा ये टॉपिक नेक्स्ट है, मैक्सवेल की इक्वेशन। अब हुआ क्या था, जब ये सारे ऑरेस्टेड ने प्रिंसिपल बताया था मैग्नेटिक करंट का और डिफरेंट कि हाँ अगर हम इलेक्ट्रिसिटी किसी को देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड बदलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। हमने यही तो पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था वो और चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें देखी गई थी। तो उसी टाइम सभी इसी रिसर्च पे लग रहे थे कि हाँ अगर ऐसा हो सकता है तो क्या क्या चीजें बन सकते हैं, क्या क्या चीजें और रूल इसमें आ सकते हैं, क्या और कैसे इलेक्ट्रिसिटी से ये जनरेट हो गया। मतलब डिफरेंट चीजें इसी में क्या करनी चालू करी होंगी, डिस्कवरी कुछ ना कुछ लानी शुरू कर दी होंगी। तो उसी टाइम पे एक दो और साइंटिस्ट थे जिसमें मैक्सवेल्स भी थे। तो मैक्सवेल्स ने भी क्या बताई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो था उसमें हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं, किस किस के लिए एलिजिबल है। और अगर हमारा फील्ड टाइम वेरिंग हो जाए, टाइम के साथ वो वेरी करने लग जाए, इसका मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बदलना शुरू कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना शुरू कर दें, तब हमारी जो मैक्सवेल्स की पहले इक्वेशन दी थी या जो कंडीशंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, तब उन कंडीशंस में क्या चेंज आता है। तो उसके लिए क्या करा, मैक्सवेल्स ने कुछ इक्वेशन दी। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, जैसे कि हमने किसमें पढ़ी थी, पहले भी पढ़ी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन सबने क्या पढ़ी थी, पहले दो इक्वेशन दो फॉर्म में पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी है। अब वो देखेंगे हम कि स्टैटिक की जगह अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब टाइम वेरिंग में देखें तो भी वो इक्वेशन क्या वही लगेगी, क्या उसके कंक्लूजन निकलता है, वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले हमने इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म देखते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में हमने क्या देखा था, गॉस लॉ। गॉस लॉ हमारा क्या कहता था, d डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड। इस तरीके से ही तो हमने मैक्सवेल की इक्वेशन बताई थी कि जितनी भी करंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी होती है वो उस वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड होता है, कोई सरफेस पूरी वॉल्यूम ली थी, वॉल्यूम में से ही तो क्लोज सरफेस निकली थी, उसके अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड होता है उसके इक्वल क्या रहती है, बराबर रहती है। तो d डॉट डी एस इज इक्वल्स टू हमारी क्या निकल गई थी, इंटीग्रल फॉर्म इसकी निकल गई थी मैक्सवेल की। तो जब टाइम वेरिंग फील्ड हम देखते हैं तो टाइम वेरिंग फील्ड में भी हम यही देखते हैं कि टाइम वेरिंग फील्ड में भी अगर टाइम वेरी कर भी रहा है तो उस कंडीशन में भी हमारा जो d डॉट डी एस है वो किसके बराबर रहता है, क्यू एनक्लोज के बराबर रहता है। क्यों, क्योंकि q इज इक्वल्स टू हमारा होता है आई टी, या i इज इक्वल्स टू होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो डेल टी के साथ समय के साथ साथ ही तो हमारा चार्ज बदल रहा है, वही हमारा करंट के बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ भी है, तो इसलिए यहाँ पर टाइम वेरिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और टाइम वेरिंग के लिए भी हमारी क्या निकलती है, यही वाली इक्वेशन काम में आती है। तो कोई कोई यहाँ क्यू एनक्लोज्ड की जगह क्या भी लिख देते हैं, ये भी लिखते हैं ना। तो ये भी हमारी मैक्सवेल्स की फर्स्ट इक्वेशन ही होती है इन टाइम वेरिंग फील्ड। ठीक है, रो भी यहाँ पर हो गई, रो वी डी वी, ये हमारी करंट डेंसिटी की वैल्यू हो गई इन वॉल्यूम। अब यहाँ पर अगर हमें कौन सी डिफरेंशियल फॉर्म लगानी है तो हम स्टोक्स थ्योरम लगाते हैं और स्टोक्स थ्योरम लगा के हम क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म। तो फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड। अब मैं ये बार बार सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि इसे हम पहले भी कई बार क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। खाली हम डायरेक्ट थ्योरम लगाएंगे, डी को डेल डॉट डी में बदल देते हैं और रोवी को किस में बदल देते हैं, डेल रोवी अपॉन, मतलब इसमें चेंज कर लेते हैं। अच्छा, इसे चेंज करने की नीड ही नहीं है, इसे डेल क्रॉस डी इंटू डीवी में बदल देते हैं।
इसे डेल डॉट डी इंटू डेल डॉट डी इंटू डीवी में चेंज कर लेते हैं, डीवी डीवी हो गया तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू कितना आ गया, रो। वो होता है किसके केस में, अगर मैं इसे ई करती, डेल डॉट ई होता तो हमारा रो अपॉन क्या हो जाता है, एप्सिलॉन हो जाता है। तो मैं वो बोलने वाली थी, वो भी यही रूल है। तो डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो वे, स्टॉक्स लगाई यहाँ पर और उससे हमारा क्या हो जाता है, ये डेल डॉट डी डीवी में चेंज हो जाएगा और वहां से वैल्यू निकल के आ गई। इसे ये है डिफरेंशियल फॉर्म। तो एक हमने किसकी टर्म में बता दी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की टर्म में बताई। किसकी टर्म में बताई है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की टर्म में बताई है, ठीक है। अब ये है क्या, अगर इसका कोई सिग्निफिकेंस पूछे, मैक्सवेल की फर्स्ट लॉ का सिग्निफिकेंस बताओ, तो मैक्सवेल की फर्स्ट लॉ हमें क्या दिखाता है, गॉस लॉ बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस लॉ को ये डिफाइन करता है, जो ये कहता है कि किसी भी सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी होती है, किसी भी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी होती है, वो उस सरफेस के अंदर अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड है उसके बराबर हमारी यहाँ पर निकलती है, ठीक है। ये हमारी किसने बताया, फर्स्ट इक्वेशन, गॉस लॉ ने हमें यहाँ पर ये चीज बताई है। और ये क्या कहता है कि ये वैल्यू डी डॉट डी एस हमारी किसके बराबर नहीं आई, जीरो के बराबर नहीं आई। डेल डॉट डी हमारी किसके बराबर नहीं आई, जीरो के बराबर नहीं आई, बल्कि ये किसी चीज के बराबर आई है। तो अगर किसी को याद आ रहा हो, इस टाइम पे हमने डाइवर्जेंस के टाइम पे क्या चीज भी बताई थी, ये डाइवर्जेंस ही तो है, क्योंकि डी हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी डाइवर्जेंस की जब हम वैल्यू निकालते हैं वो जीरो नहीं आती है, जीरो नहीं आती है, तो हम उसका क्या बता देते हैं, उसका हम सोर्स और सिंक बता सकते हैं। वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो उसका हम क्या बता देते हैं, सोर्स और सिंक बता सकते हैं। तो ये बताता है कि जो चार्ज डेंसिटी होती है या किसी चीज का जो चार्ज होता है, या चाहे मोनोपोल हो सिंगल चार्ज भी हो, वो क्या जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। तो इसका सोर्स और सिंक दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकता है, अगर कोई सिंगल चार्ज है वो भी इसको जनरेट कर सकता है, तो सिंगल चार्ज एज अ सोर्स वर्क कर सकता है, क्योंकि डेल डॉट डी की वैल्यू कितनी नहीं आई है, जीरो के बराबर नहीं आई है, ठीक है। तो ये हमें बताता है, सिग्निफिकेंस है ये, चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमें किसने बता दिया, इस लॉ से, क्योंकि ये जीरो के बराबर नहीं है। जीरो आता तो कहते ना तो कोई सोर्स है ना ही कोई सिंक है, ऐसे कह सकते थे। लाइन जब निकलती है एज अ सोर्स, लाइन जब वापस जाती है एज अ सिंक। और यहाँ हमने कहा था चार्ज अगर सिंगल भी है, मोनोपोल का कॉन्सेप्ट भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड में लग जाता है, लेकिन मैग्नेटिक में नहीं लगता है। ये सबको समझ में आ गया। टाइम वेरिंग में भी, टाइम वेरिंग का भी अगर लिखा हुआ था तो मैक्सवेल इक्वेशन यही लिखनी है। अगर मैक्सवेल इक्वेशन में लिखा ही नहीं है टाइम वेरिंग के लिए बताओ, इन वेरिंग के लिए, तो हमेशा वेरिंग वाली लिखना। अगर लिखा है वेरिंग की लिखो या स्टैटिक की लिखो या मैग्नेटोस्टैटिक की लिखना, तो स्टैटिक वाली हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सिर्फ एक इक्वेशन में चेंज आएगा, बाकी किसी इक्वेशन में चेंज नहीं आता है। अब एक बार हमने गॉस लॉ किसका पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल का पढ़ लिया। अब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे मैग्नेटिक का। ऐसे याद रखो, एक बार इलेक्ट्रिकल एक बार मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में जब लगाते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक में। तो एज अ मैग्नेटोस्टैटिक हमने देखा बी डॉट डी एस इजिकल्स टू क्या होता है, जीरो होता है। यही तो निकला था, क्यों, क्योंकि जब हमने देखा था बी डॉट डी एस इजिकल्स टू कितना था, फ्लक्स के था, पाई के। और हम क्या कहते हैं कि अगर हमारा कोई टाइम वेरिंग फील्ड है, टाइम वेरिंग फील्ड है और हमारी सरफेस कैसी है, क्लोज सरफेस है। सरफेस कैसी है, क्लोज है। देखो इस चीज में हमेशा याद रखना, अगर सरफेस ओपन है तो ये लॉ कामयाब नहीं है, तो अब ये जीरो बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर सरफेस हमारी कैसी है, क्लोज्ड है, मतलब वॉल्यूम टाइप सरफेस है, उसी कंडीशन में हम कहते हैं कि जो नेट फ्लक्स होता है, इनवर्ड फ्लक्स एंड आउटवर्ड फ्लक्स, वो हमारा कितना होता है, जीरो के बराबर होता है। तब ये लॉ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज सब याद रखेंगे। अगर हमारी सरफेस कैसी है, इनक्लोज्ड है, वॉल्यूम टाइप सरफेस है, एनक्लोज सरफेस है, तब हमारा ये कितना होता है, जीरो के बराबर होता है। लेकिन अगर यहीं पर सरफेस ओपन सरफेस है, तब बी डॉट डी एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। बी डॉट डी एस किसके लिए है,
क्लोज सरफेस से जब हमारी क्या पास हो रही है, मैग्नेटिक लाइन पास हो रही है। यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन आया है, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म है। और इसलिए इस लॉ को हम क्या कह देते हैं, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक। और ये हमारा गॉस लॉ किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए है। तो B डॉट डी एस इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 0 के बराबर आ गया। सॉरी, गॉस लॉ यहाँ पर मत बोला। तो B डॉट डी एस हमारा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर यहाँ पर आ गया। क्या चीज बताई कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में, मैग्नेटिक है कोई या फिर कोई सर्किट है जिसमें से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है और वो जो फील्ड है वो एक क्लोज सरफेस को पास कर रहा है, उस कंडीशन में हमारा जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट फ्लक्स होता है वो इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स होता है कि इतना ही फ्लक्स इस सरफेस में से गया, इतना ही फ्लक्स इस सरफेस से बाहर निकला, तब हम इसे डिटरमाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो ओपन सरफेस है, उसमें हमें पता ही नहीं चलता लाइन कितनी जा रही है कितनी आ रही है, तो इसलिए वहां पर हम B डॉट डी एस किसके बराबर नहीं लिखते, 0 के बराबर नहीं लिखते। क्लोज में हमेशा किसके बराबर लिखते हैं, 0 के बराबर। ये चीज हमें यहाँ पर क्या करनी है, रिमाइंड रखनी है। अब यहीं से ही B डॉट डी एस, जैसे D डॉट डी एस था ऐसे क्या था, B डॉट डी एस बराबर 0 था। तो B डॉट डी एस जैसे यहाँ हमने लॉ लगाया था, ऐसे भी यहाँ भी हम क्या लगा सकते हैं, लॉ लगा सकते हैं। B डॉट डी एस को हम कितना लिख सकते हैं, डेल डॉट B। है तो 0 के ही बराबर ना, ये है किसके बराबर, 0 के बराबर है, फाई के बराबर तो नहीं है क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए लिया है। तो डेल डॉट B बराबर भी किसके होता है, 0 के होता है। कौन सी फॉर्म है, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल फॉर्म। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ना तो इसका कोई सोर्स है ना सिंक है। मैग्नेट से लाइंस निकलती है, कितनी लाइन निकल रही है कितनी लाइन जा रही है उसको हम क्या नहीं कर सकते, सिर्फ इमेजिनरी है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। ना ही किसी एक मोनोपोल की वजह से कोई मैग्नेट क्या हो सकता है, मैग्नेटिज्म जनरेट हो सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हाँ नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक लाइन जनरेट हो रही है, नहीं, जितनी लाइन निकल रही है उतनी लाइन जा रही है, लेकिन हमें नहीं पता कितनी लाइन निकल रही है कितनी लाइन जा रही है। तो इसका यही सिग्निफिकेंस है कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटोस्टैटिक जो फील्ड है उसका क्या नहीं है, ना तो कोई सोर्स है ना ही इसका क्या होता है, सिंक होता है। तो इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस लॉ कहते हैं, इसे हम मैग्नेटोस्टैटिक का गॉस लॉ कहते हैं। तो गॉस लॉ हमेशा याद रखना क्या होता है, D डॉट डी एस B डॉट डी एस, चाहे D डॉट हो B डॉट हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी हो। मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी 0 निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी 0 नहीं निकलती। मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी 0 क्यों निकली, क्योंकि इसका फ्लक्स 0 है, क्योंकि इसका फ्लक्स कंजर्वेटिव है, जितना फ्लक्स निकलेगा उतना ही आएगा, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव नहीं है, क्योंकि एक सिंगल चार्ज भी क्या जनरेट कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, लेकिन एक सिंगल पोल क्या नहीं कर सकता, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता। वो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन ऐसे भी बता सकते हो कि ये जो मैग्नेटिक लाइन होती है हमेशा क्लोज लूप में चलती है, नॉर्थ से निकलेंगी तो साउथ में जाएंगी और मैग्नेट के अंदर हमेशा साउथ से नॉर्थ में जाएंगी, तो हमेशा किस में एग्जिस्ट कर रही है, लूप में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि क्या होता है, गॉस लॉ सेटिस्फाई होता है, लूप में मैग्नेटिक लाइंस चलती हैं, कभी भी एक पोल हमारा क्या नहीं कर सकता, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट नहीं कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड का ना तो कोई सोर्स होता है ना ही उसका क्या होता है, सिंक होता है। सोर्स का मतलब जनरेट नहीं कर सकता, बस ऐसे याद रखो, एक मोनोपोल या एक मैग्नेटिक पोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को क्या नहीं कर सकता, जनरेट नहीं कर सकता, या एक मोनोपोल की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्लोज लूप में चलती हैं, नॉर्थ से निकलेंगे किस में जाएंगी, हमेशा साउथ पोल में ही जाएंगी, ये चीज हमेशा याद रखना। 2 हो गए। थर्ड जस्ट अभी जो पढ़ा है उसी तरीके से E डॉट डी एल वाला थर्ड लॉ कौन सा है, जो हम हमेशा पढ़ते हैं, E डॉट डी एल का। E डॉट डी एल हमने किसकी इक्वेशन से निकाला था, सबसे पहले तो जो E डॉट डी एल था हम कहाँ पढ़ते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही पढ़ते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला रूल था वो हमारा किसके लिए था, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटोस्टैटिक, जब हमारा फील्ड टाइम वेरिंग नहीं है। अब हमने क्या कहा है, सब चीजें टाइम वेरिंग है, अब हमारी सारी चीजें क्या होंगी, टाइम वेरिंग होगी। हम वहां तो कंजर्वेटिव था E डॉट डी एल, तो E डॉट डी एल 0 हो जाता है। कंजर्वेटिव के केस में E डॉट डी एल कितना होता है, 0 होता है। अब 0 वाला नहीं याद रखना है, ये सब बच्चे याद रखेंगे, अब 0 वाला याद नहीं रखना है,
अब कौन सा याद रखना है, जो अभी अभी हमने निकाला था, ई डॉट डी एल। अभी अभी का मतलब हमने कल निकाला था, कल का मतलब जो भी लास्ट लेक्चर पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने ई डॉट डी एल की वैल्यू निकाली थी। तो जो ई डॉट डी एल की वैल्यू निकली थी, ई डॉट डी एल हमारा कितना निकला था यही तो निकला था हमारा, डेल अपॉन डेल टी बी डॉट डी एस, मतलब बी अंदर निकला था, बी से हमने डेल अपॉन डेल टी को क्या कर लिया था, बाहर कर लिया था। तो ये वाला देखो इंटीग्रल का साइन आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, इंटीग्रल फॉर्म लिख सकते हैं इसे, इंटीग्रल फॉर्म। तो ये हमारा है टाइम वेरिंग के लिए प्रॉपर। अब अगर टाइम वेरिंग नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता, तो वही क्लोज लूप कंजर्वेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगता ना, कि जितनी यहाँ वैल्यू निकाली, यहाँ निकाली, यहाँ निकाली, टोटल वैल्यू कितनी आ जाती थी, 0 के बराबर आ जाती थी। स्टोक्स थ्योरम में जैसे लगाया था हमने, जब भी तो स्टोक्स थ्योरम लग रही थी क्लोज के चक्कर में, जब क्लोज सरफेस थी तभी हम स्टोक्स थ्योरम लगा पा रहे थे, और वहां ई डॉट डीएल कितना निकलता था, कंजर्वेटिव निकलता था। लेकिन यहाँ पर जब टाइम वेरिंग फील्ड है, तो टाइम वेरिंग के फील्ड में इसकी वैल्यू क्या नहीं निकलती, 0 के बराबर नहीं निकलती, बल्कि ये कितनी आ जाती है, ई डॉट डी एल इजिकल्स टू डेल बाई डेल टी बी डॉट डी एस के बराबर आ जाती है। एल है तो एल लिख दी। अब यहाँ पर फिर से हम क्या लगा देते हैं, ई डॉट डी एल वाली चीज है, स्टोक्स थ्योरम लगाओ, स्टोक्स थ्योरम लगा के हम कौन सी फॉर्म निकाल लेते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म निकाल देते हैं। बस ई डॉट डी एल है तो इसको किस में चेंज कर लिया, डेल क्रॉस ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस ई डॉट डी एस, डी एस वाले पार्ट से डी एस वाला पार्ट कट जाएगा, तो डेल क्रॉस ई बराबर कितना निकल जाएगा, ये हम इससे पहले वाले लेक्चर में निकलवा चुके हैं, इसलिए यहाँ निकलवा नहीं रहे हैं पूरी, जो भी शुरू से लेक्चर देख रहा होगा उसे याद भी हो गई होगी। ये इंटीग्रल फॉर्म हो गई और ये क्या हो गई, डिफरेंशियल फॉर्म हो गई। फेराडेज लॉ पढ़ा था सबसे पहले अभी कल के लेक्चर में, तो फेराडेज लॉ में हमने क्या निकाला था, यही चीज निकाली थी ई डॉट डी एल के टर्म में। तो ये फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग है, टाइम वेरिंग फील्ड में जो हमने फेराडे लॉ लगाया था, तो फेराडे लॉ में यही चीज हमने क्या करी थी, वहां पर निकाल ली थी। ठीक है, डेल फाई अपॉन डेल टी और फाई इज इक्वल्स टू बी ए या बी डॉट डी एस रखा था, तो फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट डी एस। तो कैसे याद रखो, ई इज इक्वल्स टू डेल फाई बाय डेल टी से हमेशा फेराडे लॉ याद रखो। ई डॉट डी एल का फॉर्मूला लगाते हैं, वहां ई की वैल्यू रख देते हैं डेल फाई बाय डेल टी, फाई की वैल्यू रख देते हैं बी डॉट ए। ठीक है, और ए को सरफेस को डीएस के टर्म में लिख लेते हैं। तो किसी को याद करने का ये क्या होता है, बहुत सिंपल मेथड यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये सब ना क्रॉस लगा सकते हो, क्योंकि ये सारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर कहीं हमने नहीं लगा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे लगा सकते हो। ठीक, अब हम यहाँ क्या कहेंगे कि ये हमारा जो बी होता है ये क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टाइम वेरिंग फील्ड की इक्वेशन कहते हैं। कि यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ यहाँ पर चेंज हो रहा है। और जो हमारी फेराडे की थर्ड इक्वेशन है और जो हमारी फेराडे की सेकंड इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमने कहाँ से डेराइव करी है, ये सॉरी जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म है या मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म है, ये हमने कहाँ से डेराइव करी है, ये हमने फेराडेज लॉ से डेराइव करी है। और ये हमें क्या शो करता है, ये हमें क्या शो करता है कि चाहे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों ही फील्ड क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये दोनों ही फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों ही फील्ड हमारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एक तरीके से मैं और बता सकती हूँ ये लो ये भी बताता है, ये इक्वेशन ये भी बताती है कि अगर हमारा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हमारा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो हमारा क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। या अगर हमारा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो हमारा क्या भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहे टाइम वेरिंग हो या टाइम वेरिंग नहीं हो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ही होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से बार बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जनरेट हुआ था वो भी बार बार बदलता रहेगा, ये चीज याद रखना। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक जनरेट होता है, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक अगर नहीं भी चेंज हो रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज जनरेट होगा, पर वो बदलेगा नहीं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते रहे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलता रहेगा।
और मैग्नेटिक फील्ड अगर बदलता रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दूसरा दूसरा क्या होता रहेगा, प्रोड्यूस होता रहेगा। तो ये इक्वेशन ये भी बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं, सॉरी डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। और अगर हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो हमारा क्या जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो हमारा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बी या ई टाइम के चेंज होने के साथ साथ क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए डेल बी अपॉन डेल टी कभी भी हमारा क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। इसलिए डेल क्रॉस ई जीरो नहीं होता, इसलिए डेल क्रॉस ई टाइम वायरिंग फील्ड में कंजर्वेटिव नहीं होता है। जबकि हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था तो ये हमारा क्या निकला था, कंजर्वेटिव निकला था। इस चीज को समझाने के लिए हमने ये सारी चीज बताई है कि डेल बी अपॉन डेल टी टाइम के साथ क्या करता है, वेरी करता है, इसलिए ये हमारा क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। ई डॉट डी एल भी जीरो नहीं होगा, डेल बी अपॉन डेल टी भी जीरो नहीं होगा। और ये हमारा यूज होगा किसमें, यही रीजन होता है जिसकी वजह से हमारी क्या जनरेट होती है, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, देखी हो अगर कभी सुनी हो, इस तरीके से जनरेट होती हैं। चलो बना, ये डायग्राम बनता ऐसे ऐसे बनती जाती है ना, ईएम वेव्स एक्स डायरेक्शन में होती है, वाई डायरेक्शन में होती है, और दोनों एक दूसरे के से परपेंडिकुलर चलती हैं। एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक वेव, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेव, और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे चलती रहती हैं। ठीक है, तो यही उसका बेसिक होता है। वो ईएम वेव थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर देंगे सिलेबस में होगा तो बता देंगे, वरना ईएम वेव इतने हमारे इलेक्ट्रिकल में सिलेबस में नहीं रहती है। नेक्स्ट आई हमारी कौन सी, फोर्थ। देखो, जब हमने ऊपर वाली फॉर्म बताई थी, ऊपर वाली फॉर्म दोनों के लिए ली थी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए थी एक बार, और एक बार किसके बारे में बताई थी, मैग्नेटोस्टैटिक के बारे में बताई थी। अब ये दोनों किसके बारे में आ गई, सेम टाइम वेरिंग के बारे में आ गई, टाइम वेरिंग वाली आ गई। टाइम वेरिंग वाले में एक बार ये बता दिया कितना होता है। अब बताएंगे जो अभी अभी निकाला था, अभी अभी क्या चीज निकाली थी, करंट डेंसिटी वाली इक्वेशन निकाली थी, वो होती है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, जो आज की, अच्छा आज नहीं, वो भी कल के लेक्चर में, आज तो हमने शायद न्यूमेरिकल करा था डेंसिटी का। तो कल के लेक्चर में हमने क्या बताई थी, लास्ट लेक्चर में करंट डेंसिटी निकाली थी कि अगर हमारा मिक्स सरफेस है या फिर सरफेस हमारी प्योर कंडक्टर नहीं, परफेक्ट कंडक्टर नहीं है, उस केस में हमारी दोनों करंट फ्लो होती हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट भी और कंडक्शन करंट भी। तो हम वहां पर क्या कह सकते हैं, मॉडिफाइड एम्पियर्स रूल। ये हमारा क्या था, मॉडिफाइड एम्पियर्स रूल था। तो मॉडिफाइड एम्पियर्स रूल के अकॉर्डिंग H डॉट डी एल इज इक्वल टू J प्लस जे डी। चाहे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, या तो ये लिखी होगी किसी के में बुक में, या तो किसी की कॉपी में, मतलब बुक्स में, नोट्स में, जो भी जिसके पास होगा, या तो इक्वेशन ये लिख रखी होगी। अगर किसी की में ये इक्वेशन लिख रखी है तो भी सही है, लेकिन हमारी जो कुछ जगह इक्वेशन लिखी रहती है वो करंट की टर्म में रहती है। करंट की टर्म में कैसे, H डॉट डी एल जो हम पढ़ते हैं वो करंट वाला पढ़ते हैं ना, कौन सा वाला पढ़ते हैं, करंट वाला। यहीं पे लिख रही हूँ, ये देखो इंटीग्रल फॉर्म है, यहाँ भी पूरी इंटीग्रल फॉर्म ही लिखती हूँ। H डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, ये तो हो गई कंडक्शन करंट, जो कंडक्शन की वजह से करंट फ्लो हो रही है, और ये हो गई हमारी कौन सी, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये हमारी मैक्सवेल्स की इंटीग्रल फॉर्म। और दूसरा क्या कर दो बस इस वाले में, स्टोक्स लगा दो। स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग H डॉट डी एल क्या हो जाता है, डेल क्रॉस H डॉट डी एस। डी एस से डी एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं,
डेल टी के टर्म में ये हमारी वैल्यू आ जाती है। तो डेल क्रॉस एच बराबर हमारे कितना निकल जाता है, ये डायरेक्ट ही कट जाता है। अब यहाँ पर यही गड़बड़ी हो जाएगी ना, अगर आई लिखेंगे तो इसका मतलब इससे पहले से ही क्या लिख लो, जे डी लिख, क्योंकि जब यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं ds लिखते हैं, फिर ds से ds काटते हैं, इस तरीके से इसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ भी ds आता है, jd डॉट ds, यहाँ भी ds आता है, ds और जो h वाले में ds आता है वो कैंसिल होता है, तब डेल क्रॉस h बराबर इतना निकलता है। क्योंकि ये जो h डॉट dl होता है ये ऐसे ही तो बराबर होता है, ठीक है। अब जब i बराबर लिखते हैं j डॉट ds और jd डॉट ds, jd और ds से ds हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ये है ना id में अपने आप ds आ रहा है, ये ना ds ds ds, तब इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट i का पूरा i नहीं लिख सकती, j के टर्म में मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, डिफरेंशियल। चाहे मैं इस i को ये भी लिख सकती हूँ, इसको यहाँ भी लिख सकती हूँ, पर हमेशा h डॉट dl i n क्लोज के टर्म में रहता है, डेल क्रॉस h को हम j के टर्म में लिख देते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन है, ये मैक्सवेल की टाइम वेरिंग फील्ड की फोर्थ इक्वेशन है। ये कहाँ से डेराइव की गई, ये हमें डेराइव की गई मॉडिफाइड करंट रूल से, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ से हमारी कौन सी इक्वेशन आई है, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन यहाँ पर आई है। और मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन हमें क्या चीज बताती है, ये बताती है कि अगर हमारी सरफेस मिक्स है तो वहां पर दो टाइप की करंट फ्लो होती है, एक कंडक्शन करंट फ्लो होती है और एक डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को और एप्लीकेशन को हमारी कौन सी इक्वेशन बताती है, मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन वहां पर बताती है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या भी बताती है कि ये भी हमारा यही बताती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा कैसे वर्क करता है, इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसे वर्क करता है, इंडिपेंडेंट फील्ड होते हैं। और सेम चीज जो पहले बताई थी, अब दोबारा क्या बतानी, कि यहाँ भी टाइम अगर चेंज हो रहा है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है, या डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के टाइम के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ हमारा चेंज हो रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ चेंज हो जाएगा। देखो एच बराबर है ना डेल डी अपॉन डेल टी, तो टाइम के साथ अगर हमारा क्या चेंज होगा, डेंसिटी बदलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमारा क्या चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उस जगह पर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बताती है, फोर्थ लॉ यहाँ पर बताती है। यहाँ भी क्या चीज लिख सकते हो कि डेल क्रॉस एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, या करंट डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमें एग्जिस्टेंस के बारे में बताती है, किसके, टाइम वेरिंग फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के एग्जिस्टेंस के बारे में बताती है कि जो डेल क्रॉस एच है वो हमारा क्या नहीं है, कंजर्वेटिव नहीं है। और ये हमारा उसमें भी निकला था, मैग्नेटोस्टैटिक में भी यही बताया गया था कि जो डेल क्रॉस एच आता है वो कितना नहीं आता, जीरो नहीं आता, आई एन क्लोज के बराबर होता है, इसलिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होता है। वही चीज यहाँ भी बताई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा टाइम का फंक्शन होता है, इस वजह से ना तो कभी भी डेल डी अपॉन डेल टी जीरो होता है, ना ही कभी भी डेल क्रॉस एच बराबर जीरो होता है। ये दोनों ही नॉन जीरो क्वांटिटी है, क्योंकि ये हमारे टाइम पे डिपेंड करते हैं, टाइम डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, बस अब ये जो इक्वेशन होती है मैक्सवेल की चारों इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ना उनके प्रेडिक्शन में भी काम आती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं हम उनके क्या बनाते हैं, वेव्स मतलब ड्रॉ करते हैं या वेव का एग्जिस्टेंस बताते हैं, उसमें भी हमारी ये चारों इक्वेशन क्या आती हैं, काम में आती हैं। तो मैक्सवेल की अगर इक्वेशन लिखने को आती हैं और मैक्सवेल की इक्वेशन किसी मटेरियल कैसी भी कंडीशन में लिखने को आए, या ईएम वेव्स के लिए आए या टाइम वेरिंग फील्ड के लिए आए, तो हमें क्या करना है, ये चारों इक्वेशन निकाल के बतानी है। और चाहे सिर्फ इतने इतने लिख देना, पूरी डेरिवेट करने की नीड नहीं है। इंटीग्रल फॉर्म भी बता दिए, डिफरेंशियल फॉर्म भी बता दिए, इससे ज्यादा और इसमें कुछ नहीं लिखना है। तो अगर हमने कोई न्यूमेरिकल नोट करके आज लाए होंगे तो न्यूमेरिकल देखते हैं, वरना ये लेक्चर मतलब ये वाली इक्वेशन हमारी यहाँ पर खत्म हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे, आगे वेव्स के बारे में बात करेंगे और आगे टॉपिक को क्या करेंगे, कंटिन्यू। देखते हैं कोई न्यूमेरिकल अगर है। देखो कहीं कहीं पे ना इस वाली इक्वेशन को पॉइंट फॉर्म भी मतलब डिफरेंशियल फॉर्म को हम कौन सी फॉर्म भी बोल देते हैं, पॉइंट फॉर्म भी बोल देते हैं। तो कहीं कहीं पे अगर पॉइंट फॉर्म लिखा है तो उसमें कंफ्यूज मत होना,
पॉइंट फॉर्म लिखा है तो पॉइंट फॉर्म उसे लिख देना, कहीं कहीं पे पॉइंट फॉर्म के टर्म में भी ये लिखा हुआ होगा तो उसे पॉइंट फॉर्म के टर्म में ही आप लिख देना। अभी मैंने सिग्निफिकेंस भी बताया था, तो देखो क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का भी आया हुआ है कि मैक्सवेल की इक्वेशन लिखो टाइम वेरिंग फील्ड में, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो, इंटीग्रल फॉर्म में लिखो, डिफरेंशियल की जगह पॉइंट फॉर्म आ सकता है, और क्या भी पूछा गया है फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताओ। तो जो मैंने सारी फिजिकल सिग्निफिकेंस बताई है ना, कि फर्स्ट इक्वेशन ये बताती है इसका सिंक है, सोर्स नहीं है, सिंक नहीं है, या फिर ये इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीजें ही आपको उसमें लिखनी है। तो चलो अब न्यूमेरिकल इसके ऊपर कोई नहीं आता है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आप सीधा जो न्यूमेरिकल है ना वो ट्रेवलिंग वेव के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे कल के लेक्चर में, एक तो मैक्सवेल की इक्वेशन का ये देखेंगे, ईएम वेव क्या होती है, कैसे थोड़ी सी जनरेट का देख लेंगे ईएम वेव के बारे में। ईएम वेव का मैक्सवेल की इक्वेशन में कहा है ना रिप्रेजेंटेट करते हैं या एग्जिस्टेंस को बताती है, थोड़ा मैक्सवेल की इक्वेशन का एग्जिस्टेंस देखेंगे कि ईएम वेव का एग्जिस्टेंस कैसे है मैक्सवेल की इक्वेशन से, और ट्रेवलिंग वेव के बारे में पढ़ेंगे, उसकी हमारी डेरिवेशन है, उस पर हमारा न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को इस टॉपिक के साथ हम यहाँ पर खत्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।